तो अब बात यहाँ आ जाती है दोस्तों कि पाकिस्तान आर्मी ये सब करती क्यों है। गाली सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बुरा सुनना किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसा ह्यूमन नेचर। बट क्यों करते हैं? दिल में तो सब गाली देते ही है ना। आप किसी पहलवान को उसके मुंह पे तो गाली दे नहीं सकते हो, मगर अपने यार दोस्तों के साथ में जब आप बैठे होते हो, जब आपको पता होता है कोई जाके सामने वाले को बताएगा नहीं, तो सब बोल देते हैं, मन की भड़ास निकाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप फ्लो के अंदर बह जाते हो तो ओपनली भी बोल देते हो। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसा क्यों करती है? कश्मीर के लिए? पाकिस्तान के लिए? नहीं। फिर आप कहोगे किस लिए करती है, तो उसका जवाब है एग्जिस्टेंस। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पाकिस्तानी आर्मी ऐसा करती है। तो कुछ लोग बोलेंगे क्यों भाई, अपनी एग्जिस्टेंस, ये आर्मी तो हर देश की ज़रूरत होती है, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी को जब वो देश की ज़रूरत है तो उन्हें अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरत है? वो देश की ज़रूरत है ना, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की नीड है एक्चुअल में, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका जवाब ये है, देश को ज़रूरत है, हर देश को ही ज़रूरत होती है आर्मी की, मगर इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं होती। According to population, according to the land acquisition is a second thing. आपके खतरे कितने बड़े हैं, आपके अपने पड़ोसियों के साथ में रिश्ते कैसे हैं, आपको खतरा कितना है। पड़ोसियों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर फोर्सेस पैरामिलिट्रीज होती है, वो देख लेती है वो सब चीज़ें, मगर आपके दुश्मन की क्या ताकत है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या चुना, इन्होंने चुना क्योंकि बंटवारे के अंदर अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया से 3 गुना बड़ी फौज पाकिस्तान को मिली थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। अगर वैसे देखेंगे तो इंडिया से आधी फौज मिली थी, नंबर 1। तो अब वो इतनी बड़ी फौज उनको मिल गई, जो मुस्लिम थे उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक्चुअली, तो उसमें से मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनके पास चॉइस थी, और बिकॉज ऑफ दे आर इन द आर्मी, देन दे आर एबल टू चूज देयर नेशन, तो वो चले गए। कुछ लोग रुक गए जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार था, या शायद मोहम्मद अली जिन्ना की बातों पे भरोसा नहीं था, या फिर और कुछ रीजन भी रहे होंगे।
तो अब इतनी बड़ी आर्मी लेके वो करते क्या? खर्चा तो होता है ना आर्मी का, सैलरीज होती हैं, साल 2 साल में एक बार प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है चेक करने के लिए। कुछ लोग रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन्स, नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी होती है, नए लोगों को एकोमोडेट भी करना होता है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना खर्चा उठाएंगे कैसे। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब एक स्टार्टिंग में तो सब कुछ चल जाता है। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 2 4 5% आप बेयर कर लेते हो लॉस भी, कि चलो फ्यूचर को देख करके। अब इन्हें ये पता लग गया, 1 साल हुआ 1948, 1 साल भी नहीं हुआ था, तो इन्हें ये पता लग गया कि हम तो बोझ हैं इस देश के ऊपर। और थोड़े दिन बाद तो इवेलुएट करा किया जाएगा कि हम चाहिए भी या नहीं चाहिए, हमारी ज़रूरत है इतनी बड़ी फ़ौज की, पाकिस्तान को ज़रूरत है या नहीं है। तो उस टाइम का जो जनरल था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के जो जनरल थे उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए एक एडवेंचर किया, उन्होंने एक प्लान तैयार किया। उन्होंने, क्योंकि कश्मीर का भी मैं बताता हूँ आपको। कश्मीर हुआ क्यों, कश्मीर को चुना क्यों गया, वो बाद में बताते हैं, बाद में बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को क्यों चुना गया वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इन लोगों ने अपनी जो रेगुलर आर्मी थी उसके साथ कुछ पश्तूनों को मिलाया। पश्तून उस टाइम पे जो कबायली थे, कबायली कहा गया उनको कि ये लोग कबायली हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान के पंजाब से बाहर कुछ कबायली इलाका था जहाँ वो अपने हिसाब से रहते थे, एज अ कबीला, कबीलों में बटे हुए लोग थे। और वो यही काम करते थे, क्योंकि उन्हें इसलिए चुना गया था। उस टाइम भी पाकिस्तानी आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया के ऊपर खुद से हमला करते, तो उन्होंने उन कबायलियों को, क्योंकि वो तो उनका काम ही यही था, ये कबीला उसको लूट के लाता था, उसकी औरतें उठा लाता था, और फिर वो कबीला इनकी ले जाता था, इनके पैसे ले, इनको लूट के ले जाता, मतलब ऐसे ही चलता रहता था लड़ाइयाँ। यही अरबियों में भी होता था, अरेबियंस भी यही करते थे। तो ऐसा ही कुछ था, जैसे अफगानी आते थे, हमला करते थे इंडिया, ये पंजाब, मतलब पंजाब का फ्रंटियर तो आज पाकिस्तान जो है वो अपना फ्रंटियर बोलता है बलूचिस्तान को, इसको फाटा को, समझे। और उस टाइम हमारा जो पंजाब था, तो वो पंजाब, आपको एक बात बता देता हूँ, पंजाब शुरू होता था अफगानिस्तान से और ख़त्म होता था दिल्ली पे। पंजाब पाकिस्तान में गया आधा, हिंदू कुश की पहाड़ियों से शुरू होता था और दिल्ली पे ख़त्म होता था। ये जो दिल्ली बॉर्डर है अपना, यहाँ तक पंजाब था।
तो उसको डिवाइड किया, पाकिस्तान में तोड़ा। पंजाब 3 जगह डिवाइडेड है। पंजाब गया, आधा गया पाकिस्तान में, आधे से कम ही गया, आधे से थोड़ा, आधे से कम गया। और बाकी जो बच गया वो इंडिया में। और इंडिया में फिर जब, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, तो एक और स्टेट बनाई गई उसके अंदर से, हरियाणा। तो अब दिल्ली के भी 2 साइड में हरियाणा है। तो पंजाब इतना बड़ा था। अब ये पंजाब अगर एक देश बनता तो जो उस टाइम का पंजाब था, ये अपना इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो जो पंजाब था वो तीसरा बड़ा देश होता, रशिया और अमेरिका के बाद में। मेरे ख्याल में कनाडा के भी बाद में होता, चौथा बड़ा देश होता। तो ये है हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या काम किया, उनको लिया कबायलियों को और चढ़ाई कर दी कश्मीर में। कश्मीर के अंदर इन्होंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे और बस जीत लेंगे, क्योंकि वहां तो वो गांधी जी बैठे हैं, क्योंकि ये तो गांधी जी के चेले हैं ना। एक मुंह पे थप्पड़ मारो तो दूसरा एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल भी आगे। वहां बैठे थे सरदार जी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो, ये सब लोग जानते हैं 1948 में हमारा होम मिनिस्टर कौन था, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था। ये कोई भी नहीं जानता कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन था। वो सही में ना मैंने कहीं पढ़ा और ना मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझे। क्योंकि कहीं हिस्ट्री में मैंने जितनी वो बुक्स पढ़ी है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर का नाम ही नहीं आता है। 78 वॉर में डिफेंस मिनिस्टर का कहीं नाम ही नहीं आता है। इन दोनों के अंदर एक वो टसल थी कि भाई, वो कहते थे कि मैं शांति से इस बात को सुलझा लूंगा, क्योंकि इन्होंने अकॉर्ड साइन किया था भारत की आज़ादी का पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये सोचते थे कि भाई मैं नेहरू साहब, कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ वर्ल्ड के अंदर। और जिन्ना ये सोचता था कि भाई मैंने ये अपना एक मुसलमानों को अलग से एक मुल्क दिया है, तो मैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर, तो मुस्लिमों की तादाद के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कि सब लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे, मुझे ही फॉलो करेंगे, मेरी बात को ही सुना जाए। तो इस टाइप की ये टसल थी एक। अब उसमें 1948 में हमला होता है कश्मीर पे, और राजा हरि सिंह जो थे उस टाइम पे, वो साइन करते हैं इंडिया में मिलने के लिए, अकॉर्ड साइन करते हैं। तो इंडियन आर्मी जाती है वहां पे हेल्प के लिए। 7-8 दिन की लड़ाई होती है, और ये आधे से ज्यादा
कश्मीर को कवर कर लेती है, हमारी आर्मी सिक्योर कर लेती है। उधर जो मारे जाते हैं वो कबायली मारे जाते हैं, कुछ इनके लोग भी मारे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के। अब उसके बाद होता क्या है, नेहरू जी को फिर वो एक थॉट आता है कि मैं इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर हूँ, मैं जाऊंगा तो सब लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे। ये चले जाते हैं यूएन में, वो सब आप जानते हो। फिर तो जहाँ पे जो फौज थी, वो जो जिसने जो ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिसने जो अपने अंडर में ले रखा था एरिया, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई किया था, वो वहाँ रुक गए। हमारी फौज ने सीज फायर कर दिया। जब जीतती हुई फौज को सीज फायर करती है, या तो कोई किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था, बाकी तो वर्ल्ड चाहता था ये लड़े मरे बहन, ये खत्म हुए। सॉरी, मुझसे थोड़ा सा, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने उनको बीच में खींचा, जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या चाहेगा कि आपका मामला सॉल्व हो जाए। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, कोई रिएक्शन। ये जाके उनके आगे गिड़गिड़ाए तो वो इंटरनेशनल एक मैटर बन गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रोको इस सब चीज़ को, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। उन्होंने अपना एक वो, मतलब ऐसे नहीं होता है यार, दो पड़ोसियों की लड़ाई में तीसरा आकर के फालतू फोकड़, जिसकी खुद की कोई वो नहीं है, जिसकी अपने घर में नहीं चलती, वो आकर के वो आपको समझा देता है कि हाँ भाई वो ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। हाँ, तो वो वाली काम हो गया, और एक वो बन गया, रोड मैप बन गया कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया पाकिस्तान आर्मी का पहला पंगा। अब उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया, एग्जिस्टेंस। उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस और एग्जिस्टेंस उन्होंने ये शो करना शुरू किया कि इंडिया, क्योंकि कश्मीर से ही नदियाँ निकलती हैं। नदी उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी बांध बनाने की या पानी रोकने की, या ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, एक कमाल की वो बात मैं बताता हूँ, नहीं अभी बताता हूँ। एक कमाल की बात बताता हूँ, जिस टाइम पे ये हुआ उस टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी एक ही थी। ये एक फैक्ट है। तो जब वो चले गए यहाँ से, जो कश्मीर का ये था डिस्प्यूट ये अपना उस पे रह गया, सेकंड पेज पे डाल के इन्होंने क्या काम किया, अब ये इन्होंने अपने देश में बताना शुरू किया कि इंडिया कश्मीर को इसलिए चाहता है कि कश्मीर से ही जो नदियां हैं वो हमारे पाकिस्तान में आती हैं। तो पानी की वजह से ये हमारी शाहरग है, मतलब ये गले की नस होती है, ये है। इसके ऊपर अगर इंडिया चढ़ गया, इंडिया के कब्जे में ये आ गई, तो फिर हम नहीं बचेंगे। और हिंदुस्तान का हमेशा से ही इरादा यही है कि हम लोग अखंड भारत, मतलब अब अभी तक चल रहा है वही वही एक ही रट्टा अभी तक चल रहा है। अब आप एक बात बताओ, आप कमेंट में डालना, आप में से कितने लोग चाहेंगे पाकिस्तान दोबारा से इंडिया में मिल जाए? ऐसे लोगों को आप लेना चाहोगे इंडिया के अंदर? आपको को एग्जिस्टेंस दोगे उनको? आप चाहोगे कोई आकर के आपके बाजू में पाकिस्तानी बैठे, उस टाइप के लोग जो देखते हो, और आप उनकी मेंटालिटी वीडियोस, तो ये हुआ, उन्होंने ये डालना शुरू किया। अब ये उपजा कहाँ से?
ये पैदा कहाँ से हुआ, ये बीमारी जो उनके दिमाग में आई ये आई कहाँ से, आप इसकी डिटेल बताता हूँ। कश्मीर को ही क्यों चुना गया डिस्प्यूट बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हुआ क्यों, अब बात ये आती है कश्मीर क्यों चुना गया डिस्प्यूट बनाने के लिए, उसका मैं बताता हूँ। दो रियासतें थी जिन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि हमें जाना किसके साथ है। जो हमारा अकॉर्ड हुआ था इंडियन पाकिस्तान का विद द ब्रिटिश, उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो आज़ाद रियासतें हैं, आज़ाद मतलब जो ना तो जिनके ऊपर इंग्लैंड अपना रूल नहीं कर रहा था, जिसपे इंग्लैंड के अंडर जो नहीं थे, ब्रिटिशर्स के जो अंडर नहीं आते थे, अंडर रूल, तो उन रियासतों को, उन राजाओं को ये खुली छूट थी, वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते तो पाकिस्तान में मिले, इंडिया में मिलना चाहते तो इंडिया में मिले। और अगर वो एज इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, मतलब ना पाकिस्तान ना वो फिर अलग देश होता, ऐसा था। अब बात आ जाती है कि ये कश्मीर का इशू या कश्मीर का इशू बना या बनाया गया एक्चुअल में। तो वो क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया, एक रियासत थी अपना गुजरात में, कश्मीर जो था ये भी इंडिपेंडेंट था और गुजरात की जो रियासत थी वो भी इंडिपेंडेंट थी, जूनागढ़। अब जो यहाँ पे एक पेच है, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ के अंदर जो उनके ऊपर जो राजा था, जो सुल्तान था, वो था हिंदू, सॉरी मुस्लिम, वो था मुस्लिम जूनागढ़ रियासत का। मगर उधर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू। सही हो गया। और यहां पे पेच ये था कि यहाँ का जो राजा था कश्मीर का, हरि सिंह जी, तो वो थे हिंदू, मगर इधर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम। अब जूनागढ़ का जो मसला था, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि जूनागढ़ हमारे साथ अकॉर्ड करे, और वो पड़ता था गुजरात, वहां को देख रहे थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने उनका ये फार्मूला था कि अगर आप ऐसे बोलते हो तो राजा तो हमें ही चुनेगा, क्योंकि मुस्लिम था और उसके साथ में जिन्ना ने उसको बुलाया और ऑलमोस्ट वो राजी था पाकिस्तान के साथ जाने को। बट सरदार पटेल ने जैसे बाकियों को समझाया था वैसे ही समझा दिया, जैसे हैदराबाद के निजाम को समझाया था, ये तो सब जानते हैं, वैसे ही समझाया। उनके बच्चे, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ है, उसके बच्चे आज भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। और वो एक प्रिविलेज्ड है वहाँ पर, उनको काफ़ी सारे खास इख्तियारात हैं, तो वो एक अलग मैटर है। तो इन्होंने क्या काम किया कि अगर आप
पॉपुलेशन वाइज देखते हो तो या तो जूनागढ़ में दो या फिर कश्मीर में दो। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, जूनागढ़ के जो राजा थे, समझे, वो भी, उन्होंने उनके साथ में कोई ट्रीटी साइन नहीं की पाकिस्तान के साथ में, उन्होंने वो इंडिया के साथ ही साइन किया। मगर कश्मीर के राजा ने तो इंडिया के साथ ही ट्रीटी साइन की ना, पाकिस्तान के साथ नहीं की, और पाकिस्तान ने हमला किया तो से उधर के बहुत ही ये खड़ा किया गया पाकिस्तान की साइड से। जब राजा ने बोल दिया हम मिलना चाहते हैं तो मिलने देना चाहिए भाई। दूसरी चीज आ जाती है फिर गवर्नमेंट तो कोई थी ही नहीं, पहले ही साल के बाद में उसको रबर स्टैंप बना दिया गया था, पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं रही कोई भी। तो अब आते हैं हम जूनागढ़ और कश्मीर का, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, इसलिए कश्मीर डिस्प्यूट खड़ा किया गया और वो आज तक चालू है। अगर आप एक बात बताइए, मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ, एक छोटी सा एक चीज़ देता हूँ, पहले एक टॉपिक देता हूँ, उसके बारे में आप सोचिए। देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कश्मीर इशू सॉल्व हो जाता है, वो सॉल्व तो अल्टीमेटली यही है कि पूरा का पूरा हम ही लेंगे। अगर ये सॉल्व हो जाता है, पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? बाकी तो छोटे छोटे देश हैं, ईरान है और अफगानिस्तान है, चाइना है और इंडिया है, जिनके साथ उनकी सीमा लगती है, 4 देश होते हैं, और किसी देश के साथ में उनकी सीमाएं नहीं लगती। इंडिया के साथ में कश्मीर इशू सॉल्व हो गया तो उनका मोर देन 60% एरिया इधर से क्लियर हो गया, इधर आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग, अगर वो अच्छे से अगर सॉल्व हो गया तो कोई बीच में मनमुटाव ही नहीं रहा, तो फिर हम उनके साथ अच्छे से ही रहेंगे ना। हम उनको काहे को परेशान करेंगे या वो हमें क्यों परेशान करेंगे, हमें ऐसा डर भी नहीं होगा। तो हम एक बार जब इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है, कोई चीज़ डिसाइड हो गई है, तो फिर वो तो आप उसके अंदर 1 इंच भी जाते हो तो उसके लिए वीज़ा लगता है, अगर वो अलाउ नहीं करती है कंट्री। नेपाल तो करता है हमें विदाउट वीज़ा, अदरवाइज यही लॉ है, इंटरनेशनल लॉ जो है। तो इनका 60% बॉर्डर यहाँ से सेव हो गया। अफगानिस्तान को वो बोलते हैं ये तो ब्रदरहुड है, मतलब हमारे ही भाई हैं, मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। समझे बात को? वो तो इशू तब तक चलेंगे ना जब तक आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आप ये कहोगे ये तो हमारी कॉलोनी है, उधर आतंकवादी भेजोगे तो फिर वो भी तो तुम्हारी, मतलब रिस्पॉन्स तो आएगा ना सामने से। अगर आप इतने ही सुधर गए कि आपने इंडिया से ही रिश्ते सुधार लिए, तो फिर अफगानिस्तान से तो कोई बात ही नहीं है, बराबर है। अब ले लो ईरान को, चाइना के तो आप वैसे ही, आपने सब कुछ तो चाइना को बेच ही दिया है, बेटियां तक, सॉरी, तो वहाँ भी कोई इशू नहीं है। हाँ, चाइना आपके पिछवाड़े पे लात तब मारेगा जब आप इंडिया को परेशान नहीं करोगे, वो अपने पैसे वापस मांगेगा, वो तो फिर इंडिया मदद भी कर देगा, इतनी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े दिल के लोग हैं हम लोग। मेरी कॉलर नहीं है मगर फिर भी चढ़ा ली मैंने। तो ये हो गया। अब आ जाता है ईरान। जब आप ईरान की बात यहाँ पे फंस जाती है थोड़ी सी, ईरान की बात कैसे फंस जाती है? ये है राउंड,
इसको कहीं पे ये खत्म नहीं होता है। पहली चीज तो ये है, ये दो पॉइंट को मैं एक साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ईरान ईरान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको आर्मी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, मेरे को लगता है। फिर तो पुलिस ही रख लो, जैसे नेपाल ने थोड़ी बहुत आर्मी रखी हुई है, वो गार्ड वार्ड करने के लिए, स्मगलिंग ना हो इस चिकची के लिए, वो सारी चीजें। और वो भी तुम्हारे यहाँ से होती है स्मगलिंग, बाकी जगहों पर ड्रग्स वगैरह बाकी जगहों से इधर नहीं आती है। अगर तुम इतने सुधर गए तो तुम्हें उसकी बॉर्डर गार्ड की भी जरूरत नहीं है। और वो बाकी के देश तुम्हारी साइड से कुछ जाएंगे क्योंकि गरीबी बहुत है, तो वो गार्ड करेंगे, तुम्हें तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तुम एक पुलिस रख लो अपने अंदर अंदर के लॉ एंड ऑर्डर को, चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए, नहीं तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। और ये परमाणु बम की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और ये तो जो बना लिए हैं, अब वो बाद में बात करेंगे, तो इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये आर्मी नहीं रहती है तो पहली चीज ये है कि आपका रिश्ता जो है ईरान से भी अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ईरान से रिश्ता ये आपके थोड़ा बहुत जो गड़बड़ होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि आप मांगते हो ये आर्मी को खिलाने के लिए भीख, है ना। और वो भीख मांगते हो सऊदी अरेबिया से। अब वो सऊदी अरेबिया जब आपको भीख देता है तो उसके बदले में मांगता क्या है? कुछ भी कर ले बेटा, ये इंडिया तो हमारा दोस्त है, इसके साथ तू रिश्ते बिगाड़ नहीं सकता, इसके साथ लड़ेगा तो तेरे, और ईरान के साथ तू रिश्ते सुधार नहीं सकता, और सुधारेगा तो मतलब हमारे पैसे हम तेरे को जो दे रहे हैं वो नहीं देंगे, और जो दिए हुए हैं वो भी वापस मांगेंगे, समझा। तो फिर आपको जब इतनी बड़ी आर्मी नहीं है तो फिर उसको क्या खिलाना और क्या देना और क्या लेना, वो काम ही खत्म हो जाता है, वो भीख मांगने वाला काम ही खत्म हो गया फिर तो। फिर आप हो गए इंडिपेंडेंट। फिर ईरान के साथ आपकी समस्या क्या है? कोई भी नहीं। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है? कोई नहीं। आपके यहाँ से आतंकवादी जाते हैं उधर, वो फाड़ फूड़ देते हैं, यही टेंशन है बस छोटी सी, तो वो भी खत्म। तो आपको आर्मी की जरूरत नहीं है, और आपको आर्मी की जरूरत नहीं है तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है तो आपके जैसा तो फिर भाई मालदीव को, श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को इंडिया मदद कर ही रहा है ना। आप तो हम में से ही निकले हो भाई। ये